जय हिंद साथियों, यूनिक क्लासेस विद सोनू चैनल में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 विषय विज्ञान पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो आइए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैग्नीशियम धातु का वायु में जलना एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का। मैग्नीशियम धातु का वायु में जलना एक उदाहरण है। किसका है? रासायनिक परिवर्तन का है। दूसरा प्रश्न, यदि उत्पादन अधिक स्थायित्व रखते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर, रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है। यदि उत्पादन अधिक स्थायित्व रखते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है। तीसरा प्रश्न, कोयले के दहन की अभिक्रिया किसका प्रसार है? उत्तर, संयोजन का। कोयले के दहन की अभिक्रिया किसका प्रकार है? संयोजन का। चौथा, कार्बन मोनोऑक्साइड की क्लोरीन के साथ अभिक्रिया द्वारा कार्बनिक क्लोराइड का बनना किसका उदाहरण है? उत्तर, संयोजन अभिक्रिया का। कार्बन मोनोऑक्साइड की क्लोरीन के साथ अभिक्रिया के द्वारा कार्बनिक क्लोराइड का बनना किसका उदाहरण है? संयोजन अभिक्रिया का। नेक्स्ट, जब कॉपर सल्फेट विलयन में लोहे का टुकड़ा डालते हैं तो कॉपर फेरस सल्फेट बनता है। कॉपर फेरस सल्फेट बनता है। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? उत्तर, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जब हम कॉपर सल्फेट विलयन में लोहे का टुकड़ा डालते हैं तो कॉपर व फेरस सल्फेट बनता है। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? उत्तर, पेंट करने से लोहे के पदार्थ का ऊपरी भाग छिप जाता है और वह वायु के साथ सीधे संपर्क में नहीं आता, जिसके कारण उसमें जंग नहीं लगता। इसलिए पेंट करने से हम लोहे के उस पदार्थ को जंग लगने से बचा सकते हैं। लोहे में जंग किसके कारण लगता है? नमी के कारण लगता है। और अब जब हम लोहे को पेंट कर देते हैं तो उसमें नमी नहीं हो पाती, जिसके कारण लोहा में जंग लगने से बच जाता है। नेक्स्ट, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? उत्तर, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को वायुरोधी बर्तनों में रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है। तेल एवं वसायुक्त पदार्थ को नाइट्रोजन से भी इसलिए युक्त किया जाता है ताकि उसमें उपचयन न हो सके। तो तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ को वायुरोधी बर्तनों में रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है। तेल एवं वसायुक्त पदार्थ को नाइट्रोजन से भी इसलिए युक्त किया जाता है ताकि उसमें उपचयन ना हो सके। नेक्स्ट, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे का एक टुकड़ा डाल देने पर विलयन का रंग क्यों बदलता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी को लिख करके याद कर लेना है। उत्तर, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो वह भूरे रंग का हो जाता है। लोहा कॉपर सल्फेट के घोल में से कॉपर को विस्थापित कर देता है। फिर से, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो वह भूरे रंग का हो जाता है। लोहा कॉपर सल्फेट के घोल में से कॉपर को विस्थापित कर देता है। एग्जाम्पल, Fe+CuSO4 FeSO4+Cu। यहाँ पे देखते हैं कॉपर क्या हो गया है? विस्थापित हो गया है। तो इस प्रकार से आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, उत्प्रेरक से आप क्या समझते हैं? उत्तर, वैसे पदार्थ जो स्वयं रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं लेकिन प्रतिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं या घटाते हैं, उससे उत्प्रेरक कहते हैं। उत्प्रेरक किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते लेकिन प्रतिक्रिया के वेग को बढ़ाते और घटाते हैं, उसे हम उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे Fe उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेंजीन के हाइड्रोजन परमाणु का क्लोरीन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापन C6H6Cl2 C6H5Cl प्लस HCl। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्रतिस्थापन हो गया किसका? हाइड्रोक्लोराइड का। तो ये हमारा क्या है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी एक प्रकार से शो करता है। बेंजीन प्लस क्लोरीन, क्लोरोबेंजीन प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड, यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड विस्थापित हो रहा है। नेक्स्ट, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? उत्तर, यदि मैग्नीशियम रिबन
नम वायु के संपर्क में रहता है तो उस पर सफेद रंग की मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है और यह परत मैग्नीशियम के जलने में अवरोध पैदा करती है। इसलिए मैग्नीशियम रिबन को पहले रेगमार्ग से साफ किया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाए यदि बहुविकल्पी में कि मैग्नीशियम रिबन को किससे साफ किया जाता है, तो रेगमार्ग से साफ किया जाता है। तो वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को क्यों साफ किया जाता है? यदि मैग्नीशियम रिबन नम वायु के संपर्क में आता है तो उस पर सफेद रंग की मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है और यह परत मैग्नीशियम के जलने में अवरोध पैदा करती है। इसलिए मैग्नीशियम रिबन को पहले रेगमार्ग से साफ किया जाता है। नेक्स्ट, प्रतिस्थापन अपक्रिया क्या है? उदाहरण सहित समझाइए। वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें अधिक अपक्रियाशील धातु अपने से कम अपक्रियाशील धातु को यौगिक के विलयन में गलित अवस्था में विस्थापित कर देती है, उसे प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को यौगिक के विलयन या गलित अवस्था में विस्थापित कर देती है, उसे प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। जैसे Fe प्लस CuSO4 डैश FeSO4 प्लस Cu, यहाँ पे कॉपर विस्थापित हो गया है। इस रासायनिक अपक्रिया में Fe जो कि अधिक अपक्रियाशील है Cu की अपेक्षा, उसे विस्थापित उसके स्थान पर स्वयं को प्रतिस्थापित कर रहा है। तो यहाँ से आप एग्जाम्पल दे करके अच्छे से लिख सकते हैं। नेक्स्ट है वियोजन अपक्रिया से आप क्या समझते हैं? उत्तर, वियोजन अपक्रिया जब, यहाँ पे हेडिंग डालना है आपको, वियोजन अपक्रिया जब एक बड़ा यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक यौगिकों में परिणत हो जाता है तो वैसी अपक्रिया वियोजन अपक्रिया कहलाती है। जब एक बड़ा यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक यौगिकों में परिणत हो जाता है यानी कि विभक्त हो जाता है तो ऐसी अपक्रिया वियोजन अपक्रिया कहलाती है। 2KClO3 डैश 2KCl प्लस 3O2, यहाँ पे दो भागों में विभक्त हो गया है। सिंगल अपक्रिया थी जो कि दो भागों में विभक्त हो गई है। नेक्स्ट, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? उत्तर, संतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें अभिकारकों और उत्पादों के में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है। रासायनिक अपक्रिया में द्रव्यमान के संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरण संतुलित होना चाहिए। तो इसका समीकरण को संतुलित करने के लिए एक वीडियो अलग से बनाया जाएगा, उसमें आपको पूरी तरह से समझाया जाएगा कि रासायनिक अपक्रिया को कैसे संतुलित करते हैं। तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? संतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें अभिकारकों और उत्पादों में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है। रासायनिक अपक्रिया में द्रव्यमान के संरक्षण नियम को संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरण संतुलित होनी चाहिए। नेक्स्ट है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया एवं ऊष्माशोषी अपक्रिया का क्या अर्थ है? उत्तर, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया ऐसी अपक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है, ऐसी अपक्रिया जिसमें अपक्रिया के दौरान ऊष्मा निकलती है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाती है। उदाहरण, मीथेन दहन अपक्रिया ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। CH4 2O2 CH4 प्लस 2O2 डैश CO2 प्लस 2H2O प्लस ऊर्जा। तो यहाँ पे ये हमारी क्या है? ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। इस प्रकार से आप एक एग्जाम्पल देके लिखेंगे। ऊष्माशोषी अपक्रिया क्या है? ऐसी अपक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है या ऊष्मा का शोषण होता है, क्या कहलाती है? ऊष्माशोषी अपक्रिया कहलाती है। जैसे बेरियम ऑक्साइड तथा अमोनियम थायोसाइनेट की अपक्रिया ऊष्माशोषी अपक्रिया है। BaOH का होल ट्वाइस 8H2O प्लस 2NH4 SCN डैश BaSCN का होल ट्वाइस प्लस 2NH3 प्लस 10H2O, ये हमारी क्या है? ऊष्माशोषी अपक्रिया का उदाहरण है। आप कोई दूसरा भी एग्जाम्पल आप बुक से नोट करके अच्छे से सिंपल जो भी लगे आप नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट, अवक्षेपण अपक्रिया से आप क्या समझते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। उत्तर, जब दो विलयनों को मिलाया जाता है और उनकी अपक्रिया से श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है तो जल में अभिलेय है
तो इस अविलेय पदार्थ के अवक्षेप कहते हैं। जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जब दो अविलयनों को मिलाया जाता है और उनकी अभिक्रिया में श्वेत रंग का एक पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में अविलेय होता है, इस अविलेय पदार्थ के अवक्षेप इस अविलेय पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे Na2SO4 प्लस BaCl2 डैश BaSO4 प्लस 2NaCl, यहाँ पे क्या है, अवक्षेपण अभिक्रिया का उदाहरण है। इसे आप अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे। Ba2 प्लस तथा CSO4 माइनस अभिक्रिया से BaSO4 के अवक्षेप का निर्माण होता है। नेक्स्ट, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। उत्तर, हमें जीवित रहने के लिए ऊर्जा चाहिए। यह ऊर्जा हमें भोजन से मिलती है जिसे हम खाते हैं। पाचन के दौरान भोजन सरल पदार्थों में टूट जाता है। उदाहरण के लिए चावल, आलू तथा ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है। ये कार्बोहाइड्रेट टूटकर ग्लूकोज का निर्माण करते हैं या ग्लूकोज बनाते हैं। यह ग्लूकोज हमारे शरीर के कोशिकाओं में ऑक्सीजन से सहयोग करते हैं और ऊर्जा प्रदान करते हैं। इस अभिक्रिया को विशेष नाम श्वसन कहते हैं। यानी कि जो हम भोजन करते हैं इसमें कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं और ये कार्बोहाइड्रेट्स छोटे छोटे पार्ट में टूट करके ग्लूकोज का निर्माण करते हैं जिससे हमें ऑक्सीजन की क्रिया मिलती है, यानी कि ऊर्जा प्रदान होती है। यहाँ पे एग्जाम्पल लिखेंगे, C6H12O6 ग्लूकोज है प्लस 6O2 के साथ क्रिया कराई गई और यहाँ पे हमें क्या मिला, 6CO2 प्लस 6H2O मिला। ग्लूकोज चूंकि श्वसन अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है, अतः श्वसन अभिक्रिया एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो श्वसन अभिक्रिया क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्यों? क्योंकि इसके अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, यानी कि ऊष्मा निकलती है। नेक्स्ट, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। उत्तर, अपघटन अभिक्रिया, अपघटन का वियोजन वह अभिक्रिया है जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु के टूटने से दो या दो से अधिक पदार्थ बनते हैं जिनके गुण मूल यौगिक के गुण से बिल्कुल भिन्न होते हैं। यानी किसी अभिक्रिया का दो बड़े बड़े अणुओं में टूटना और उनके मूल यौगिक यानी कि गुण भिन्न भिन्न होना क्या कहलाता है, अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। प्रकाश ऊर्जा द्वारा अपघटन, 2AgCl का सूर्य के प्रकाश के द्वारा अपघटन होता है तो यह 2Ag प्लस Cl2 में विभक्त हो जाता है। नेक्स्ट है, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। उत्तर, वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयुक्त होकर केवल एक पदार्थ बनाते हैं संयोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। मतलब ऐसी अभिक्रिया जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयुक्त होकर यानी कि मिल करके एक पदार्थ बनाते हैं या एक पदार्थ का निर्माण करते हैं तो संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। वे अभिक्रियाएं जिनमें यौगिक दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में टूटता है वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके संयोजन करके एक पदार्थ का निर्माण करते हैं तो संयोजन अभिक्रिया, और ऐसी अभिक्रिया जिनमें दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में टूट जाता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। अतः वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के बिल्कुल विपरीत है। नेक्स्ट, रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। उत्तर, जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है, जैसे कि भोजन पकाना, अंगूर का किण्वन तथा सांस लेना आदि। ये सभी क्रियाएं रासायनिक अभिक्रिया के कारण ही संपन्न होती हैं। नेक्स्ट, संतुलित और असंतुलित समीकरण में क्या अंतर है। उत्तर, रासायनिक समीकरण में तीर के दोनों ओर उपस्थित तत्वों में परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। ऐसे समीकरणों को संतुलित समीकरण कहते हैं। ऐसे समीकरण जिसमें अभिकारक और प्रतिफल तीर के चिन्ह के साथ दर्शाए गए हैं किंतु तीर चिन्ह के दोनों ओर उपस्थित परमाणुओं की संख्या समान नहीं है, असंतुलित समीकरण कहलाता है। यानी कि समीकरण के दोनों पक्षों में परमाणुओं यानी कि अणुओं की संख्या समान होनी चाहिए, तब वह संतुलित होगा। अगर समान नहीं होगा तो वह असंतुलित माना जाएगा। नेक्स्ट, क्या श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, इसे स्पष्ट कीजिए। उत्तर, सभी वस्तुओं को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा, इसको तो हम लोग पढ़ चुके हैं,
इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन चालू हो गए, इसीलिए रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट, संचारण से आप क्या समझते हैं? क्या आप दैनिक जीवन में इनके प्रभावों को देख सकते हैं? यानी कि ये विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, इसीलिए फिर से रिपीट हो रहे हैं। उत्तर, आप जानते हैं कि लोहे की बनी हुई नई वस्तुएं चमकीली होती हैं। कुछ दिन बाद वायु में छोड़ दिए जाने पर इसकी सतह पर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। इस प्रक्रिया को लोहे पर जंग लगना कहा जाता है। यह क्रिया अन्य धातुओं की परतों पर भी होती है और उनका रंग बदलता है। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है एवं संक्षारित हो जाती है तो इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। संक्षारण के कारण लोहे की बनी वस्तुएं खराब हो जाती हैं। नेक्स्ट है, बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए क्यों किया जाता है? यानी कि बुझे हुए चूने का प्रयोग दीवारों को पेंट करने के लिए क्यों किया जाता है या दीवारों की सफेदी करने के लिए क्यों किया जाता है? उत्तर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देता है। सफेदी करने के 2-3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है और इससे दीवारों पर चमक आ जाती है। यही कारण कि बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवार पर सफेदी करने के किया जाता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड का वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देता है। सफेदी करके 2-3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है और इससे दीवारों पर चमक आ जाती है। यही कारण है कि बुझे हुए चूने को विलयन का उपयोग दीवार पर सफेदी करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इस चैप्टर को हम लोग इस वीडियो में समाप्त कर चुके हैं। एक पॉइंट न्यूमेरिकल है, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। इसका एक वीडियो अलग से बनेगा, तो वहाँ पे आप अच्छे से समझ पाएंगे और वो बनेगा बोर्ड में। तो आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।